अनामिका, अनामिका बेटा, कम ऑन। हम कितनी देर से तुम्हें नाश्ता के लिए बुला रहे हैं, आ क्यों नहीं रही हो? मैंने बोला ना, खाना खाने का मन नहीं है मेरा, जब मन होगा तो खा लूंगी। इस लड़की ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है, ना रातों को सोती है ना पूरा पूरा दिन कुछ खाती है। समझ नहीं आता आखिर इसे हो क्या गया है। अरे रिलैक्स करो माला, बच्ची है वो, किसी बात से मूड खराब होगा, जब मूड ठीक होगा तो अपने आप खा लेगी। हर बात में जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मेरे जाने के बाद प्लीज मेरी बेटी के पीछे मत पड़ जाना। दीपेश ने माला को हक किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वो सुबह ऑफिस जाकर रात को वापस भी आ गया, लेकिन अनामिका अपने कमरे से बाहर नहीं आई। माला गुस्से में उसके दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रही थी। अरे ये क्या कर रही हो माला, दरवाजा तोड़ दोगी क्या? तो और क्या करूं? आप ऑफिस जाकर वापस भी आ गए, लेकिन ये लड़की कमरे से बाहर नहीं आई है और ना ही इसने कुछ खाया है। बहुत हो गया आपका लाड प्यार, इससे ज्यादा सर पर चढ़ाने नहीं दूंगी मैं इसे। माला की ये बात सुनकर दीपेश भी हैरान हो गया कि अनामिका ने सुबह से अपने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोला है। उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अनामिका ने दरवाजा नहीं खोला। तो इस बार दीपेश के सब्र का बांध भी टूट गया और उसने दरवाजा तोड़ दिया। लेकिन अनामिका को तो जैसे दरवाजा टूटने से कोई मतलब ही नहीं था। वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने हाथों को लगातार चलाती हुई किसी कागज पर कुछ बना रही हो। दीपेश ने आगे बढ़कर देखा तो एक ब्लैक क्रेयॉन से अनामिका एक पेंटिंग बना रही थी। कमरे की लाइट्स ऑफ थी, बस टेबल पर एक मोमबत्ती जली हुई थी। दीपेश ने रूम की लाइट्स ऑन की और जैसे ही उसने उस पेंटिंग को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीपेश ने तुरंत उसके हाथों से वो पेपर छीन लिया। ये सब क्या बना रही हो तुम? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? ये क्या बेहुदा हरकत है? अनामिका ने अपने पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने उन्हें इतने गुस्से से देखा जैसे वो उन्हें अभी मार ही डालेगी। उसने जल्दी से उनके हाथ से वो पेपर छीना और किसी कैंडी की तरह उस पेपर को खा गई। अनामिका बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? बाहर निकालो उसे। अनामिका अपने घर वालों की तरफ देखकर इतने भयानक तरीके से मुस्कुराई कि उसे देखकर उसके घर वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो उठी और सीधे अपने कमरे के अटैच्ड वॉशरूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से शावर चलने की आवाज आई, लेकिन साथ में अनामिका की भयानक चीख भी सुनाई दी। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? अनामिका, अनामिका, तुम ठीक तो हो? बेटा, बेटा, तुम चिल्ला क्यों रही हो? दीपेश, दरवाजा तोड़ दो वॉशरूम का, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। सोचो मत, दरवाजा तोड़ दो दीपेश। उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए दीपेश ने वॉशरूम का दरवाजा भी तोड़ दिया। अभी तक वो जितने डरे हुए थे, अंदर का नजारा देखकर उनका हाल और बेहाल हो चुका था। अनामिका वॉशरूम के फर्श पर गिरी हुई थी और शावर से उबलता हुआ पानी गिर रहा था। उसका शरीर जलकर लाल हो गया था। दीपेश ने जल्दी से शावर बंद किया। अनामिका की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए देर ना करते हुए वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाने लगे। शांता काकी, अनामिका की हालत बहुत नाजुक है, हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आप यही रहना, आज रात शायद आपकी जरूरत पड़ सकती है। शांता काकी ने माला को हौसला दिया और रात को वहीं रुक गई। वो लोग उसे अस्पताल लेकर गए और यहाँ शांता काकी ने घर में तिल के तेल का दीपक जलाया। वो हाथ जोड़कर बैठी रही, लेकिन वहां अनामिका की हालत बहुत खराब थी। देखो, ना तो इस लड़की को कोई मेंटल प्रॉब्लम है और ना ही इसने पहले कुछ ऐसा किया है, तो अचानक से ये सब कैसे हो गया? और देखो तो इसको जरा, क्या हाल बना लिया इसने अपना। मतलब पूरी बॉडी पर छाले बन चुके हैं,
पता नहीं कितने महीनों में जाकर ठीक होगी ये। और हाँ, अगर इसने फिर से ऐसा कुछ कर लिया ना तो इस बारी से बचा नहीं पाएंगे हम। डॉक्टर अनामिका के रूम में बाकी डॉक्टर्स के साथ ये सब बात कर रहे थे। 1 हफ्ते तक अनामिका को अस्पताल में ही एडमिट रखा गया। इस बीच उसने कुछ खाया तो वो सिर्फ दवाइयां थी। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जैसे कोई सूखी हुई लकड़ी हो। घर आई तो माँ पिताजी के साथ साथ शांता काकी ने भी उसका बहुत ध्यान रखा। डॉक्टर्स ने उसके घावों पर दवाई लगाने के लिए दी थी। उसके घावों के भीतर पस भरी हुई थी। जैसे ही माला उसके घाव पर दवाई लगाती थी तो अनामिका दर्द से बिलख उठती थी। उसे दर्द से बिलखते देखकर माला के आंसू निकल जाते थे। इतनी हंसती सुंदर सी खिलखिलाती हुई बच्ची थी मेरी, पता नहीं किसकी ऐसी नजर लग गई। इसकी ऐसी हालत और देखी नहीं जाती है मुझसे। आपकी तकलीफ मैं समझ रही हूँ मालकिन। अपने बच्चे का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। आप जाइए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं अनामिका बेबी का ध्यान रखती हूँ। शांता काकी ने माला को थोड़ा हौसला दिया। कई रातों से माला भी ठीक से सोई नहीं थी तो वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। शांति काकी अनामिका के बिस्तर के बगल में चटाई डालकर बैठी थी। लगभग 1 घंटा बीत गया होगा। अनामिका जोर जोर से चीखने लगी। उसके जले हुए घावों से खून निकलकर बहने लगा। वो इतने दर्द में चीख रही थी कि अगर कोई उसकी चीख सुने तो उस दर्द की अनुभूति से भी उसकी आत्मा कांप जाए। मम्मा, मम्मा, मम्मा। अनामिका बेटा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है? तू ठीक तो है ना? माला दीदी, माला दीदी, जल्दी आइए। अरे ये क्या, पूरी चद्दर पर खून ही खून। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मम्मा, मम्मा, मम्मा। अनामिका की चीख सुनकर माला और दीपेश दौड़ते हुए उसके कमरे में आए। उसकी हालत देखकर उन दोनों के आंसू थमने को नाम नहीं ले रहे थे। अनामिका बुरी तरह से बिस्तर पर तड़प रही थी और दर्द से तड़पते हुए बार बार अपनी मां को पुकार रही थी। प्लीज कुछ कीजिए दीपेश, अपनी बेटी की ऐसी हालत और नहीं देख सकती मैं। मम्मा। तुम चिंता मत करो माला, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ मेम साहब, बेबी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप हौसला मत हारिए। शांता काकी ने माला को थोड़ा शांत किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए और उन्होंने जब अनामिका की हालत देखी तो उनका भी दिल दहल उठा। उन्होंने जल्दी से अनामिका को दवाई लगाई। उसके घावों में दवाई लगने से कुछ राहत महसूस हुई, लेकिन डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। ओ माय गॉड, ये सब क्या है? अपनी पूरी लाइफ में मैंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा। आपकी बेटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया है, और वो भी पूरी जान लगाकर उसके पूरे शरीर को छील दिया किसी ने। क्या? लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? अनामिका के साथ तो कमरे में शांता काकी थी। शांता काकी, आपने मेरी अनामिका के साथ ऐसा किया? आप ये क्या कह रही है मालकिन? अनामिका मेरी बेटी जैसी है, मैं भला उसके साथ ऐसा क्यों करूंगी? नहीं मम्मी, शांता काकी ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। वो बेचारी तो मेरे लिए यहाँ पर चटाई पर बैठी थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। बस ऐसा लगा कि कोई मेरे शरीर में अनगिनत पिन चुभा रहा है। मेरे शरीर में इतना दर्द हुआ कि मैं बता नहीं सकती। मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था मम्मा। कोई जानबूझकर मेरे साथ गलत करना चाह रहा है मम्मा। लेकिन अनामिका, तुम तो कह रही हो तुम्हारी दाई ने ऐसा नहीं किया, और कमरे में उनके अलावा कोई और नहीं था। फिर कौन तुम्हारे साथ जानबूझकर करेगा ऐसा? मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है
कोई मुझे मारना चाहता है, लेकिन आसान मौत नहीं देना चाहता। कोई चाहता है कि मैं तड़प तड़प कर मरूं, तड़प तड़प कर मरूं। ये सब बोलते बोलते अचानक से अनामिका पर न जाने कौन सा सम्मोहन सवार हो गया। उसने बार बार इस बात को बोलना शुरू किया और अचानक से उठ खड़ी हुई। उठकर सीधे वो अपने डाइनिंग टेबल की तरफ गई और वहां फ्रूट बास्केट में रखे चाकू को उठाया और अपने शरीर पर उसने घाव करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। शांता काकी ने जल्दी से आकर उसके हाथ से चाकू छीना। सब जल्दी से बाहर की तरफ आए। तब तक अनामिका बेहोश हो चुकी थी। पहले ही उसकी हालत इतनी खराब थी और उन घावों पर जब उसने खुद को चोट पहुंचाई तो उसकी हालत और ज्यादा गंभीर हो गई। देखो, आई थिंक आपकी बेटी को अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ये सब शायद उसने खुद ही अपने साथ किया है। इसे यहाँ पर रखना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगता है कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा और वहीं इसे रखना होगा। अनामिका को गंभीर हालत में हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन बार बार जले हुए शरीर पर चोट लगने की वजह से शायद उसका शरीर अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो चल बसा। अस्पताल के बेड पर उसने अपनी आखिरी सांसें ली। उसकी मां ने उसे अंतिम विदाई के लिए उसे नए कपड़े पहनाए और उसके पुराने कपड़ों में कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। एक काले रंग की गुड़िया जिस पर अनगिनत पिन चुभी हुई थी। माला ने उस गुड़िया के अंदर से एक पिन निकाली तो उस गुड़िया के अंदर से खून की बूंदें टपकने लगी और जैसे ही माला ने अनामिका के पार्थिव शरीर को देखा तो ठीक उसी जगह से उसके शरीर से भी खून टपक रहा था। माला समझ गई थी कि उसकी बेटी को कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, बल्कि जो उसकी बेटी कह रही थी वो बिल्कुल सच था। कोई तो चाहता था कि वो तड़प तड़प कर मरे, लेकिन कौन? ये सवाल बार बार उसके दिमाग में मानो घूम रहा हो, लेकिन वो चाह कर भी इसका जवाब नहीं ढूंढ सकती थी। आज से 1 साल पहले अनामिका कॉलेज में पढ़ती थी। वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जितनी सुंदर थी उतना ही घमंड उसके अंदर था। अरे कब तक उसे बस यूं ही देखता रहेगा? जाकर उससे अपनी मन की बात क्यों नहीं करता? अबे नहीं यार, वो कहाँ और मैं कहाँ। कितनी सुंदर है वो, मुझ जैसे लड़के को तो देखेगी भी नहीं। मैं बस उसे दूर से देख लेता हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। तू भी ना यार एक नंबर का पागल है। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो अब तक खप का बोल दिया होता। खैर बाकी तेरी मर्जी। अभी किसी के साथ कोई जबरदस्ती तो की नहीं जा सकती। मेहुल कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही अनामिका को पसंद किया करता था, लेकिन कभी खुलकर अपनी बात को नहीं बोल पाया। कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था और इन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में काम करना था। साथ में काम करते करते मेहुल को अनामिका से और ज्यादा लगाव हो गया और एक दिन उसने अनामिका को अपने दिल की बात बोल डाली। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो और चाहते हो कि मैं तुम जैसे फट्टू को डेट करूं? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे लायक हो? नहीं, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे लायक हूँ? भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ कहा। ओ, बच्चा तो रोने लगा। ओ, बच्ची की इंसल्ट हो गई। अगर आज के बाद मेरे आसपास भी भटके ना तुम, तो तुम्हारा वो हाल करूंगी ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते। अनामिका ने पूरे कॉलेज में यह बात फैला दी और सबने मिलकर मेहुल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी मेहुल सब कुछ सहता रहा। अंदर ही अंदर उसका दम घुटने लगा था। धीरे धीरे उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया और बस दिन रात अपने कमरे में खुद को बंद करके रहने लगा। मेहुल, खाना खा ले बेटा, कमरे से बाहर आ जा। कोई परेशानी है तो मुझे बता। मेहुल, मेहुल। मेहुल ने कोई जवाब नहीं दिया और बस इसी तरह अपने दिन बिताने लगा। तभी एक दिन अचानक उसके फोन पर अनामिका का कॉल आया।
वो बहुत घबराई हुई थी। हेलो मेहुल, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ यार, प्लीज मेरी मदद करो। मुश्किल? कैसे मुश्किल? वो सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, बस मैं तुम्हें ये एड्रेस भेज रही हूँ, तुम जल्दी से वहां पर आ जाओ। मेहुल को लगा कि पता नहीं अनामिका किस मुसीबत में फंस गई है और उसने पहली बार उसे मदद के लिए बुलाया है, तो उसे मदद के लिए मना नहीं करना चाहिए। इसलिए वो अनामिका के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। बिल्कुल सुनसान रास्ता था, आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन मेहुल जब लाइव लोकेशन पर पहुंचा तो वहां किसी की लाश पड़ी थी, किसी ने मर्डर कर दिया था शायद। ये सब देखकर मेहुल बहुत घबरा गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके चेहरे पर एक लाइट फ्लैश हुई। उसने चेहरा पलट कर देखा तो अनामिका हंसती हुई उसकी फोटो ले रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? मेरी फोटो क्यों खींच रही हो इस लाश के साथ? तुम भी ना बहुत भोले हो मेहुल। जिस लड़की ने कभी तुम्हें भाव नहीं दिया और एक कॉलेज में तुम्हारा मजाक बनाकर रख दिया, वो तुम्हें बुला रही है तो तुम्हें सोच समझ कर आना चाहिए था ना। बेवकूफ लड़का, मुझसे खून हो गया था इसका, अब पुलिस इसके खूनी को ढूंढेगी ना, और खूनी तो तुम हो। क्या? पागल मत बनो अनामिका, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा, जेल नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस तुम्हारी बात पर यकीन करेगी? ना तो तुम उतने अमीर हो कि तुम जबरदस्ती किसी को खुद पर यकीन करवा पाओ, और बाकी तुम्हारे खिलाफ ये सबूत तो है ही मेरे पास। मैं कुछ भी बोल दूंगी, लेकिन फंसोगे तुम। बस अभी पुलिस को बुला रही हूँ, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक मेहुल के साथ ये सब हुआ। वो इतना बौखला गया कि सीधा अपने घर भाग गया और अपनी मां को उसने सब कुछ बताया। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। मेहुल चिल्लाता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। बिना गुनाह के जेल की सजा काट रहा था वो। धीरे धीरे मानसिक हालत खराब होने लगी थी उसकी। कभी भी खुद को चोट पहुंचा लेता था। बस हर समय जेल में अपने बालों को पकड़कर गिनता रहता था और एक ही बात बड़बड़ाता था, खून नहीं किया है मैंने, खून नहीं किया है मैंने। मेरी माँ घर पर अकेली है, मुझे छोड़ दो। धीरे धीरे उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे और एक दिन वो बेचारा हमेशा के लिए शांत हो गया। उसके परिवार में उसकी मां के अलावा कोई नहीं था, इसलिए उसकी मां ने उसका अंतिम संस्कार किया। उसकी मां की आंखों में अपने बेटे को खोने का जितना दुख था, उससे ज्यादा दुख इस बात का था कि जो कुछ भी उसके बेटे के साथ हुआ वो उसका हकदार नहीं था। जानबूझकर उसे फंसाया गया और बिन मौत उसका बच्चा मारा गया। मेरा बेटा मर गया तेरी वजह से। तेरे पास आऊंगी मैं, तेरे साथ रहूंगी मैं, अपनी आंखों से तुझे तड़पते हुए पल पल मरते हुए देखूंगी मैं। बहुत तड़प कर मारूंगी मैं तुझे, बहुत। जैसे मेरा बेटा मरा है वैसे ही तू भी जाएगी। बिना मौत मार दिया था ना मेरे बेटे को। बहुत तड़पा तड़पा कर मारा मैंने तुझे। मेरे बेटे की आत्मा को आज शांति मिलेगी। तू मर गई ना, अब वो मुक्त हो जाएगा।
ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।